यानी एक एटम के अंदर। देखिए, एक एटम के सेंटर में यानी केंद्र में होते हैं प्रोटॉन्स, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। उनके साथ होते हैं न्यूट्रॉन्स, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल। और इनके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं हमारे असली हीरो इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज। एक बात याद रखिएगा, इस पूरी कहानी का आधार ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, वो है इनके वजन का फर्क। एक प्रोटॉन, सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 1839 गुना ज्यादा भारी होता है, बहुत ज्यादा। और बस इसी वजह से प्रोटॉन्स अपनी जगह पर आराम से टिके रहते हैं। और ये छोटे हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो आसानी से इधर उधर घूम पाते हैं और बिजली का करंट बनाते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन्हें चलाता कौन है, इन्हें मूव कौन कराता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्सेप्ट की। तो हर चार्ज को मापने की एक यूनिट होती है, कूलम्ब। अब एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर इतना छोटा सा नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। हाँ, माना कि यह नंबर बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चलते हैं ना, तो कमाल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं एक इनविजिबल फोर्स, एक अदृश्य बल की वजह से, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी खास बात यह है कि ये फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म होती है। ऐसे समझिए जैसे ये कोई इनविजिबल सड़कें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पर एक प्रेशर बनाती हैं और उन्हें एक ही डायरेक्शन में धकेलती हैं। और इसी दबाव या प्रेशर को हम कहते हैं वोल्टेज। इसे नापते हैं वोल्ट्स में। सबसे आसान तरीका है इसे समझने का, पानी के पाइप का एग्जाम्पल। सोच के देखिए, पाइप में पानी का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा, आम सी बात है। ठीक वैसे ही वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो अब जब हमने ये धक्का समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस धक्के की वजह से जो हलचल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, वो आखिर है क्या। करंट को मापा जाता है एम्पियर में। और 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि तार के किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। तो ये आसान भाषा में इलेक्ट्रॉन्स के बहने की रफ्तार को मापता है। और ये नंबर सुनकर तो दिमाग ही घूम जाएगा। 1 एम्पियर करंट का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में लगभग 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 628 करोड़ अरब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से गुजर रहे हैं। ये तो सच में इलेक्ट्रॉन्स का एक जबरदस्त मार्च है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहीं भी कैसे भी नहीं हो सकता। इसके 2 बुनियादी नियम हैं। पहला, इसको बहने के लिए एक बंद रास्ता चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक सर्किट। और दूसरा, ये हमेशा हमेशा उस रास्ते को चुनता है जहां इसे सबसे कम रुकावट मिलती है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये रुकावट आखिर है क्या। बस यहीं पर हम मिलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट से। समझ लीजिए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की यात्रा में आने वाली असली बाधा है। रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में, और ये हमें बस इतना बताता है कि कोई मटेरियल करंट के फ्लो को कितना रोकता है, कितना विरोध करता है उसका। अगर हम वापस अपने पानी के पाइप वाले एग्जाम्पल पर चलें, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल एक पतले या जाम हुए पाइप जैसा है जो पानी के बहाव को मुश्किल बना देता है। और इन तीनों को, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों को एक साथ जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं एक जादुई नियम है, ओम्स लॉ। V = I × R, यानी वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के। ये बिजली की दुनिया का फंडामेंटल इक्वेशन है। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो किसी भी तार का रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, वो बना किस मटेरियल का है। दूसरा, तार की लंबाई कितनी है। और तीसरा, तार कितना मोटा है। सिंपल सा हिसाब है, लंबा और पतला तार ज्यादा रेजिस्टेंस, छोटा और मोटा तार कम रेजिस्टेंस। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़े स्केल पर देखते हैं कि इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। बेसिकली 2 तरह के मेन सर्किट्स होते हैं, सीरीज और पैरेलल। देखिए, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। सीरीज सर्किट में करंट के लिए बस एक ही रास्ता होता है, सिर्फ एक, इसलिए करंट हर कंपोनेंट में बिल्कुल सेम रहता है।
जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट को मिल जाते हैं कई रास्ते, तो वो बट जाता है। लेकिन हाँ, वोल्टेज हर रास्ते पर एक जैसा रहता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सीरीज में जितने ज्यादा कंपोनेंट्स जोड़ते जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन पैरेलल में ठीक इसका उल्टा होता है। वहां जितने ज्यादा रास्ते बनाते जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। अजीब है ना? अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। हमारे घरों में जो स्विचेस होते हैं, जो फ्यूज होते हैं या एमसीबीज होते हैं, उन्हें हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि अगर एक स्विच से पूरे सर्किट को काटना है तो जरूरी है कि वो उस एक ही रास्ते पर हो जहां से सारा का सारा करंट गुजर रहा है। सिंपल। और इसी के साथ हम आते हैं आज के इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है, उसे ध्यान में रखते हुए सोचिए, एक फ्यूज को हमेशा हमेशा उस डिवाइस के साथ सीरीज में ही क्यों लगाना जरूरी है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है? इसका जवाब इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स में छिपा है जो हमने अभी समझे।